ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दिस इज द रीडिंग बाय एस महेंद्र देव। अब हम इस रीडिंग में आगे बात करते हैं। हम आगे अब इस बारे में बात करेंगे कि पहले तो ये देखिए कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका रेशियो कितना बड़ा है। तो हम एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी एक साथ लेते हुए चल रहे हैं? क्या जो एग्रीकल्चर में जो भी ग्रोथ हो रही है उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का भी फायदा हो रहा है? तो इस बात को बताने के लिए वो शुरू से इस बात को इंगित करते हैं कि पहले तो ये देखिए कि कितना बड़ा प्रोपोर्शन है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का। आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको उनको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। वही कहते हैं कि टोटल एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, हाउस होल्ड होल्डिंग्स कितनी है? 145.7 मिलियन। उसमें से स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स कितनी है? 118 मिलियन। ये 2015-16 का डेटा है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स हैं वो 1980-81 में सिर्फ 70% थी, वो बढ़ के 86% हो गई है 2015-16। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का प्रपोर्शन बढ़ रहा है, आप उनको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? दूसरा, इन टोटल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो प्रपोर्शन है उसमें से उनको मिलता कितना है? जो शेयर इन दी ऑपरेटेड एरिया कितना है उनका? सिर्फ 44%। तो जो बचा हुआ 14% है ना, जो परसेंटेज ऑफ टोटल फार्म होल्डिंग जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास नहीं है, उनका शेयर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वो इस पूरी स्लाइड के अंदर ये बताने की जो कोशिश करी गई है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत हैं, उनका शेयर इन ऑपरेटेड एरिया बहुत कम है, और आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। ये बात है। देखिए, अब बात आती है इनइक्वालिटीज इन इनकम कंजम्पशन एंड वेल्थ की। सो एक तो डेटा है हमारे पास एनएएस का डेटा 2011-12 से। सो अगर आप इनइक्वालिटी को देखें तो हम कंजम्पशन, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज को देख सकते हैं। और उसमें जिनी कोएफिशिएंट पता करा गया, कंजम्पशन का 0.38, इनकम का 0.55 और वेल्थ का 0.74। आप देख सकते हैं इस बात को कि जो कंजम्पशन का जिनी कोएफिशिएंट है वो कम है एज कंपेयर टू द इनकम एंड वेल्थ का जिनी कोएफिशिएंट। सो इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ इज मोर एज कंपेयर टू द कंजम्पशन इनइक्वालिटी। दूसरी चीज, इसका डेटा नहीं दिया मैंने यहाँ पे, बट इनइक्वालिटी इन इन कंजम्पशन एंड वेल्थ रूरल एरियाज में कम है, अर्बन एरियाज में ज्यादा। इनइक्वालिटीज इन इनकम रूरल एरियाज में ज्यादा है, अर्बन एरियाज में कम। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो याद करने हैं। सोचने का बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कंजम्पशन की इनइक्वालिटी कम क्यों होगी, अगर मान लीजिए रूरल एरिया है, आप क्या ही तो कंज्यूम कर लेंगे ज्यादा। मैंने जो कम पैसे वाला है, जो ज्यादा पैसे वाला है, वो मोरलेस सेम ही चीजें कंज्यूम करेगा, राइट? उसमें क्या साधन है उधर बहुत ज्यादा। तो इसलिए शायद कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम रही होगी एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज, बट इनइक्वालिटीज इन इनकम वुड हैव बीन मोर एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और डेटा था। ये डेटा था एनएसएस का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे का। उसमें पता करा गया कि इनकम जिनी जो था वो 0.58 और कंजम्पशन जिनी 0.28। बेसिकली सेम ही बात कह रहा है ये भी, जो एनएएस के डेटा ने कहा कि जो कंजम्पशन की इनइक्वालिटी है वो कम है एज कंपेयर टू इनकम की इनइक्वालिटी। ऑल इंडिया लेवल पे इनकम जिनी 0.58, कंजम्पशन जिनी 0.28। आप अगर इनकम जिनी को देखें, छत्तीसगढ़ में बहुत वेरिएशन था। छत्तीसगढ़ में इनकम इनइक्वालिटी कम थी और गुजरात में ज्यादा थी। सो फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू गुजरात 0.43 to 0.61, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। आपको बस इतना अभी बताया। और अगर आप ये भी देखें, और उसमें ये भी कहा गया कि इनकम इनइक्वालिटी इन सदर्न इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। और कंजम्पशन इनइक्वालिटी केरला में सबसे ज्यादा है। तो ये ट्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो आपको ये ट्रेंड्स इसलिए पता करने हैं कि आप कहीं दूसरे रीजन्स को तो नहीं छोड़ रहे। मतलब एक तो ये है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी आपको इंक्लूड करना है। एक ये है कि जो स्टेट्स पीछे छूट गई हैं
उनको साथ में लेके चलना। दूसरा ये है कि जो रूरल एरियाज रह गए हैं जहां पे इनइक्वालिटीज ज्यादा है, उनको साथ में लेके चलना है। Right? तो हमारे पास कुछ फोकस होना चाहिए ना कि हम अपनी पॉलिसीज को किस तरह से बनाएं कि ये इनइक्वालिटीज कम हो जाए और इंक्लूसिवनेस आ जाए एग्रीकल्चर। जब भी आप कोई भी रीडिंग पढ़ेंगे तो आप हर पॉइंट के बाद मेन पॉइंट से उसको कनेक्ट करने की चेष्टा करेंगे। आपने 3 पैराग्राफ पढ़े, जैसे आप इंक्लूसिवनेस में पढ़े, तो खो मत जाइएगा इस इनइक्वालिटी। आई मीन ब्रिंग द बिगर पिक्चर इन योर हेड। बिगर पिक्चर क्या है कि हम सब यहाँ पे शो कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस इन एग्रीकल्चर। तो पहले ये बताने की आवश्यकता है कि कितना इनइक्वालिटी है, तो आपको अब क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे इक्विटी लाने के लिए, ये चीज बताने की चेष्टा करें। सो इन इतने सारे डेटा के अंदर खो मत जाइएगा। हर पेज के बाद सोचा करिएगा कि ये कैसे कनेक्टेड है बिगर पिक्चर्स। राइट। फिर महेंद्र देव साहब बात करते हैं कि आपको वल्नरेबल रीजन्स और ग्रुप्स को भी देखना पड़ेगा। आप सिर्फ किसी एक रीजन की ही एग्रीकल्चरल ग्रोथ नहीं कर सकते, आपको सारी रीजन्स की एक साथ ग्रोथ करनी हो। उन्होंने ये कहा कि ऐसा देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि जो कुछ लेस डेवलप्ड स्टेट्स थी उन्होंने ज्यादा ग्रोथ दिखाई, जैसे कि मध्य प्रदेश। जो कि मोर डेवलप्ड स्टेट्स थी उन्होंने कम ग्रोथ दिखाई, जैसे कि पंजाब। हमको चाहिए कि हम सारी स्टेट्स को एक ही लेवल पे और हाई ग्रोथ करवाएं। दूसरा, अभी तक ये देखा गया कि जो रेनफेड एरियाज थे वो नेग्लेक्टेड थे। उनके पास तो रेन आ ही रही है, तो हमारे को क्यों इतना इरिगेशन के लिए उसमें डेवलपमेंट करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ईस्टर्न रीजन पे ध्यान नहीं दिया गया है, ईस्टर्न रीजन पे अब फोकस होना चाहिए। फिर आप अगर स्मॉल फार्मर्स इतने सारे हैं, उन्होंने पहले पॉइंट्स में यही प्रूव करा है कि स्मॉल फार्मर्स कितने हैं। आप उन स्मॉल फार्मर्स की इनकम भी ज्यादा नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके लिए एग्रीकल्चर एक वायबल ऑप्शन होना चाहिए। इनकम ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर मच लोअर देन अदर फार्मर्स। व्हाट अबाउट विमेन? विमेन अब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की ओर भी जा रही हैं, अर्बन एरियाज की ओर भी जा रही हैं, उनको प्रमोट करना होगा। ठीक है, इस बात के लिए उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान देना होगा, और यूथ को भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को टेकअप करिए। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर यूथ ही नहीं आएगा किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? तो ये कुछ चीजें हैं कि आप वल्नरेबल रीजन्स को और ग्रुप्स को ध्यान में रखिए। अच्छा, फिर वो कुछ एविडेंस देते हैं। देखिए, ये सारे के सारे जो भी आपके जो जर्नल आर्टिकल्स हैं, ये ना आपको एक पॉइंट प्रूव करने के लिए बहुत सारा एविडेंस देंगे, जैसे हवा में नहीं बात करेंगे कुछ भी। तो आपको भी ऐसे ही आंसर में लिखना होगा, और वो सुंदर लगता है आंसर जब आप कोई पॉइंट कहते हैं, तो वो सुंदर लगता है। देखिए, अब इंक्लूसिवनेस से कनेक्ट करते हैं। इंक्लूसिवनेस के लिए उन्होंने पहले ये दर्शाया कि देखिए कितनी इनकम इनइक्वालिटी वगैरह है, आपको पहले वो हटाने की जरूरत है। फिर एग्रीकल्चर वेरिएबिलिटी, जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर एक वायबल ऑप्शन हो। वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, रीजन्स को भी ध्यान में रखा जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चलिए, अब आप एक और प्रॉब्लम की ओर ध्यान दीजिए। देश में बहुत माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे आगे बढ़ के जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, और क्योंकि उनकी ग्रोथ वो नहीं होगी, तो वो किस तरीके से डेवलप करेंगे, वो किस तरह से इनकम कमा पाएंगे, उनका इनकम पोटेंशियल भी कम हो जाता है। अगर उनका इनकम पोटेंशियल कम होगा, तो इकोनॉमी का इनकम पोटेंशियल कम होगा। उन्होंने बहुत सारी एविडेंस दिया माल न्यूट्रिशन के लिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दिया कि हाँ माल न्यूट्रिशन हाई। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप अगर देखें तो माल न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हाई है, उसके साथ साथ और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर आपको याद हो, हमने जेबी मीनाक्षी मैम की भी एक रीडिंग करी थी, जिसमें हमने बहुत डिटेल में स्टंटिंग के बारे में, हमने वेस्टिंग के बारे में, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी। वो ये भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप देखें कि जो स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन अंडर एज 3 है, वो घटा 53% से 45%, लेकिन अभी भी बहुत है। अंडर एज 5 है, वो 48% से 38% हुआ है 2005-6 से 2015-16, लेकिन अभी भी बहुत है। जो अंडर वेट चिल्ड्रन है, उन वो अंडर वेट की जो प्रॉब्लम है वो थोड़े कम
लेवल से डिक्लाइन हुई है, कम रेट से डिक्लाइन हुई है जितनी ये चाहते थे। 0.7% पर एनम से ही डिक्लाइन। वेस्टिंग इनफैक्ट इंक्रीज हो गई है। और माल न्यूट्रिशन और एनीमिया अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन ये ज्यादा है, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। देखिए ये एविडेंसेस है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। मेन बात यहाँ पे ये है कि माल न्यूट्रिशन ज्यादा है, स्टंटिंग ज्यादा है, लेकिन हाँ इनमें भी फॉल हुआ है। इन सब का एविडेंस देना है, तो एविडेंस तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद वो एक और एविडेंस देते हैं माल न्यूट्रिशन, राइट, स्टंटिंग का, सॉरी। वो ये कहते हैं कि अगर आप लोएस्ट क्विंटाइल में देखें तो जो लोएस्ट क्विंटाइल की जो स्टंटिंग है वो 51% है, बहुत ज्यादा है। तो जो लोएस्ट क्विंटाइल में जितनी पॉपुलेशन है उसमें 51% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग से ग्रसित है। ऐसे ही आप अगर SC ST और OBC को देखें तो SC ST और OBC में जो स्टंटिंग की प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जनरल के। दूसरी बात, जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है उनमें स्टंटिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। तो ये सब क्या बताने की कोशिश हो रही है कि ये ग्रुप्स नेग्लेक्टेड हैं, इनको ध्यान देने की जरूरत है। ये ग्रुप नेग्लेक्टेड है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इनको भी इंक्लूड करना है ग्रुप में। ये ग्रुप नेग्लेक्टेड है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एक और एविडेंस दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर आप स्टेट्स विद माल न्यूट्रिशन में देखें तो हमारे पास बहुत रीजनल वेरिएशन है। जैसे कि हाई माल न्यूट्रिशन है बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर। लो माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा केरला में लो माल न्यूट्रिशन है, देन फॉलोड बाय पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, JNK, और गुजरात का मोर और लेस जो कि इंडिया एवरेज है वही। तो मैं कह रही रीजन्स में भी बहुत वेरिएबिलिटी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सारी बात उभर के इस रिकॉर्डिंग में क्या आ रही है कि प्रॉब्लम्स हैं। इंक्लूसिवनेस के लिए आपको किन किन पे ध्यान देना है? आपको उन पे ध्यान देना है जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको इंक्लूसिवनेस के लिए उन पे ध्यान देना है जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं। दूसरी बात, उन स्टेट्स पे ध्यान देना है जहां पे माल न्यूट्रिशन ज्यादा है। उन लोगों पे ध्यान देना है जिनकी एजुकेशन कम है। उन रीजन्स पे ध्यान देना है जो कि अभी तक नेग्लेक्टेड थे, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, उनमें इनके लिए वो क्या पॉलिसीज बताते हैं, ये अब हम अगली रिकॉर्डिंग से करें, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू।